हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं सुधीर मोतला। और अभी जो क्लास चल रही है वो पॉलिटी की चल रही है। पॉलिटी की क्लास को अगली क्लास लेकर आए हैं। हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और एक एक क्लास हम डेली डालते रहेंगे। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। जैसे जैसे पीसीएस का एग्ज़ाम नज़दीक आएगा आपका सिलेबस हम कंप्लीट करा चुके होंगे। ठीक है। और जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएगा हम आपको क्वेश्चन पेपर और जो पिछले 10 सालों के टेन ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको यहाँ पे क्वेश्चन करा के दिखाएंगे आपको। और बिल्कुल जो हमने पढ़ाया है उसी से कोरिलेट करके बताएंगे कि चीज़ें किस तरीके से कोरिलेट होती हैं, कैसे एग्ज़ाम के लिए पैटर्न पे कैसे तैयारी करी जाती है। ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे जस्टिस यानी कि न्याय पढ़ रहे थे हम। भारत के संविधान की प्रस्तावना में हमें लक्ष्य पढ़े थे। तो लक्ष्य 3 प्रकार के हैं, या भारत के संविधान के लक्ष्य क्या हैं? 3 लक्ष्य हैं: समता, स्वतंत्रता और न्याय। तो हमने न्याय पढ़ा था। न्याय में हमने पढ़ा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो हमने तीनों ही न्याय पढ़ लिए थे, जिसमें हमने लास्ट में सोशल जस्टिस पढ़ा था, सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय को हमने कहाँ ख़त्म किया कि जो प्रत्येक यानी कि हर प्रकार की विषमता से मुक्ति और हर प्रकार के शोषण से मुक्ति। जब भारत के लोगों को विषमता से और शोषण से मुक्ति मिल जाएगी तो दोनों प्रकार से क्या हो जाएगा? एक सामाजिक न्याय की स्थापना हो जाएगी। देखिए, स्वतंत्रता से पहले जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय जो आंदोलन चल रहा था उसके 3 स्वरूप थे। 3 स्वरूप का मतलब है वो 3 तरीके से काम कर रहा था। 3 विचारधारा समानांतर रूप से काम कर रही थी। कैसे? जैसे आपका राष्ट्रीय आंदोलन है, जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन है, हम इसे सामाजिक न्याय से ही जोड़ रहे हैं। इसे हम सामाजिक न्याय से ही जोड़ रहे हैं, क्योंकि सामाजिक न्याय की जो व्यवस्था है वो राष्ट्रीय आंदोलन से भी निकली है कहीं ना कहीं। क्योंकि जो पिछले हजारों वर्षों से व्यवस्था चली आ रही है इंडिया की, उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों को उसमें शोषण का और विषमता का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए स्वतंत्रता के समय आंदोलन जो चल रहे थे उसमें अंग्रेजों से मुक्ति के साथ साथ सामाजिक मुक्ति का भी मार्ग प्रशस्त किया। और जो हमारे क्रांतिकारी थे वो कहीं ना कहीं उन विचारधाराओं से जुड़े हुए थे। तो इसमें 3 प्रकार की विचारधाराएं काम कर रही हैं: गांधीवादी, गांधीवादी एक तो गांधीवादी आंदोलन है। गांधीवादी आंदोलन, अब ये गांधीवादी आंदोलन क्या चाहता है? गांधीवादी आंदोलन अंग्रेजों से मुक्ति चाहता है। अंग्रेजों से मुक्ति का मतलब है अंग्रेजी व्यवस्था से मुक्ति चाहता है। तो ये क्या चाहता है? अंग्रेजों के शोषण से मुक्ति, अंग्रेजों के शोषण से, अंग्रेजों के शोषण से मुक्ति चाहता है। इसने गांधीवादी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के शोषण से मुक्ति। साथ ही साथ गांधीवादी आंदोलन के साथ 2 आंदोलन और चल रहे हैं जो सामाजिक व्यवस्था पे या सामाजिक कुरीतियों पे कुठाराघात कर रहे हैं। और वही क्या है? उसी में 2 टाइप है आपका। एक है आपका समाजवादी आंदोलन और एक है वामपंथी। एक है वामपंथी विचारधारा का आंदोलन, वामपंथी विचारधारा का आंदोलन। और एक है समाजवादी आंदोलन, एक है समाजवादी आंदोलन। ये जो भारतीय देखो, ये 3 प्रकार के सामाजिक न्याय के लिए 3 प्रकार के आंदोलन है। अंग्रेजी शोषण से मुक्ति, क्योंकि शोषण कर रहे थे अंग्रेज भारतीयों का, तो अंग्रेजी शोषण से मुक्ति। साथ ही इसके 3 आधार हैं। क्या है? एक है कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, कम्युनिज्म कह सकते हैं उसे, सोशलिज्म भी कह सकते हैं आप उसे। और तीसरा हो सके रिवॉल्यूशनरी। कम्युनिस्ट, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म और रिवॉल्यूशनरी। और रिवॉल्यूशनरी, रिवॉल्यूशनरी का मतलब है क्रांतिकारी। तो इसमें 3 प्रकार के थे। क्रांतिकारी थे सोशलिस्ट से, सोशलिस्ट मतलब जो समाज में या भारत में सोशलिज्म स्थापित करना चाहते थे। और एक जो थे वो सोशलिज्म से थोड़ा टफ व्यवस्था है जिसे कम्युनिज्म कहते हैं, जो चाइना से और रशिया से आई थी और वो उसी को फॉलो करते थे। तो वो भारत में व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या था? वो चाहते थे अंग्रेजों से मुक्ति। ये तीनों ही क्या चाहते हैं? अंग्रेजों से मुक्ति, अंग्रेजी शोषण से मुक्ति, अंग्रेजी शोषण से मुक्ति। ये तीनों ही क्या चाहते हैं? अंग्रेजी शोषण से मुक्ति। दूसरा क्या है? पूंजीपतियों से मुक्ति।
पूंजीपति से मुक्ति नहीं, पूंजीपति शोषण से मुक्ति, या पूंजीवादी शोषण से मुक्ति, पूंजीवादी शोषण से मुक्ति। पूंजीवादी शोषण से मुक्ति का क्या मतलब है? मैंने कल बताया था आपको सामाजिक न्याय की स्थापना, उसमें एक मैंने आर्थिक न्याय बताया, तो आर्थिक न्याय का मैंने क्या बताया था कि आर्थिक न्याय तभी स्थापित हो सकता है भारत में जब संसाधनों का विकेंद्रीकरण समान रूप से हो जाए। तो पूंजीवाद का मतलब क्या है? पूंजीवाद संसाधनों के केंद्रीकरण पर जोर देता है, और वो कहता है कि पहले संसाधनों का केंद्रीकरण हो और उसके बाद वो छन छन के नीचे आएंगे और विकेंद्रीकृत हो जाएंगे और सब तक संसाधन पहुंच जाएंगे। लेकिन ये मना करता है कम्युनिस्ट सिस्टम, यानी वामपंथी आंदोलन मना करता है कि पूंजीवादी शोषण करते हैं, इससे अलावा और कुछ नहीं। वे संसाधनों को केंद्रित करके और लोगों को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, और लोग उनके लेबर के रूप में काम करेंगे और देश के सभी संसाधन उनके नियंत्रण में आ जाएंगे। तो वे इस विचारधारा का विरोध करते हैं, अंग्रेजी शोषण से मुक्ति चाहते हैं और पूंजीवादी शोषण से मुक्ति चाहते हैं। साथ ही क्या चाहते हैं? सामंतवादी शोषण। साथ ही क्या चाहते हैं? सामंतवादी शोषण से मुक्ति। ये सामंतवादी शोषण का मतलब क्या है? सामंतवाद का मतलब होता है एक ऐसी विचारधारा जो अपने आप को सुपीरियर घोषित कर दे या एक को उच्च और दूसरे को निकृष्ट बना दे। तो जो एक जो मेंटली सिस्टम होता है, देखो वैसे सामंतवाद ये यूरोप से आया है, ठीक है, ये जमींदारी सिस्टम से था, लेकिन यहाँ हम सामाजिक न्याय में इसे ऐसे देखेंगे कि कोई सुपर नहीं है, सब बराबर है, सम्मान की बात करते हैं। तो सामंतवाद भारत में नहीं होना चाहिए, इससे भी मुक्ति चाहते हैं। तीसरा क्या है? उद्योगपतियों से। पूंजीपति या उद्योगपति एक ही बात है, उद्योगपतियों से, उद्योगपतियों के शोषण से मुक्ति। क्यों? क्योंकि उद्योगों में जो मजदूर काम करते हैं वो भी भारत के नागरिक हैं, उनके साथ अगर शोषण होता है, देखो आज़ादी का मतलब यही नहीं होता कि सत्ता परिवर्तन हो गया और आज़ादी मिल गई। आज़ादी का मतलब है कि आपको न्याय भी मिलना चाहिए, आपको समानता भी मिलनी चाहिए, आपको स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए, तभी तो आज़ादी का मतलब है। नहीं तो सत्ता परिवर्तन होने से कुछ नहीं होता। पहले गोरे लोग बैठे थे, अब काले बैठ जाएंगे, लेकिन काले और गोरे का मतलब व्यवस्था से होना चाहिए, ना कि किसी सत्ता से। तो जो पहली व्यवस्था है उसे तोड़ के हमें नई व्यवस्था लानी है। तो उद्योगपतियों से और क्या हो सकता है इसमें? देखिए ये जो समाजवादी आंदोलन है, कहता है बहुलतावादी शोषण से मुक्ति, बहुलतावादी शोषण से मुक्ति, बहुलतावादी शोषण से मुक्ति। अब ये बहुलतावादी शोषण से मुक्ति का मतलब क्या है? बहुलतावादी शोषण का मतलब है जैसे स्त्रियों का शोषण होता है। कैसे? जैसे इसमें मैं कलर चेंज कर लेता हूं, जैसे स्त्रियों का शोषण, जैसे स्त्री शोषण। बहुलतावाद का मतलब क्या है? क्या पुरुषों की संख्या ज़्यादा है और वो डोमिनेंस में है, तो स्त्रियों का शोषण करते हैं, तो ये भी आज़ादी का मतलब है। और क्या हो सकता है? अल्पसंख्यकों के शोषण की बात करते हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों का शोषण से उन्हें मुक्त कराया जाए, तभी तो आज़ादी का मतलब है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है आपका जो निम्न जाति शोषण है, निम्न जाति, जो निम्न, जो निम्न जाति शोषण है, इसका मतलब यह है कि जो जाति के आधार पर शोषण होता है। तो देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक न्याय के 3 स्वरूप हैं। गांधीवादी आंदोलन चाहता है अंग्रेजों से मुक्ति मिले, वामपंथी चाहता है अंग्रेजी शोषण पूंजीवाद से, सामंतवाद से, उद्योगपतियों से, समाजवादी चाहता है स्त्री शोषण को खत्म किया जाए, अल्पसंख्यकों के शोषण को खत्म किया जाए, और दूसरा जो निम्न जातीय शोषण है उसे भी समाप्त किया जाए, तो भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना हो सकती है। तो यही हमारे संविधान में सामाजिक न्याय का लक्ष्य रखा गया है, और इसी को हम प्राप्त करने के लिए सरकारें लगातार रूप से काम कर रही हैं, और हर 5 वर्ष में इन्हीं के लिए वादे किए जाते हैं और फिर यही पूरे नहीं होते। या सरकारें कह सकते हैं सरकारें कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करना भी दूर की कोढ़ी बना हुआ है। कारण क्योंकि भारत का डाइवर्स होना है, यहाँ हितों से ज़्यादा भावनाओं से चीज़ें ज़्यादा प्रसारित होती हैं, प्रभावित होती हैं, इसलिए लोग अपना हित ना देखकर अपनी भावनाओं को ज़्यादा तरजीह देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इमोशंस काम करते हैं इनके पीछे, उसी का पॉलिटिक्स, उसी का राजनेता या पॉलिटिकल सिस्टम के लोग फायदा उठा लेते हैं, ठीक है। तो यही सामाजिक आंदोलन है। मैं पीछे हट जाता हूँ, इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखिए जो आपका सामाजिक न्याय था, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। सामाजिक न्याय, अब इसमें एक कौन सा आंदोलन है? गांधीवादी,
गांधीवादी आंदोलन। तो गांधीवादी आंदोलन के लिए क्या हुआ, अंग्रेजों को भगा दिया, यानी कि अंग्रेजी दासता से मुक्ति मिल गई, अंग्रेजी दासता से मुक्ति। ठीक है। अब दूसरा क्या है, वामपंथी, वामपंथी और समाजवादी, वामपंथी और समाजवादी आंदोलन है। तो वामपंथी मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा टाइप है। नंबर 1 पहला क्या है, पहला है अंग्रेजों से, भाई यही तो है, अंग्रेजों से मुक्ति। ठीक है, पूंजीपतियों से मुक्ति यानी कि पूंजीवाद से मुक्ति। दूसरा क्या है, उद्योगपतियों से मुक्ति। और तीसरा क्या है, सामंतवाद से मुक्ति, सामंतवाद से मुक्ति। देखिए हिस्टोरिकल टर्म है, ठीक है, हिस्टोरिकल और इकोनॉमिकल टर्म है। पॉलिटी में आपको ये पहले समझनी होगी तभी ये चीज़ें समझ में आएगी। हम आपको जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे इसे इन इन टर्म्स को बहुत अच्छे से समझाएंगे, इनका मतलब क्या होता है, क्योंकि अभी समझाने लगे तो हम पॉलिटी का जो सब्जेक्ट है उससे थोड़ा अलग चले जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता, आप इसे जैसे हम बता रहे हैं उसको ऐसे ही समझ लीजिए। अंग्रेजी सिस्टम से आप जानते हैं कि हमें अंग्रेजों से आज़ादी आज़ादी चाहिए थी। पूंजीवाद का मतलब मैंने बताया है कि किसी कुछ लोगों के हाथों में संसाधन ना पहुंचे, सबको बराबर पहुंच जाएं, वही उद्योगपतियों के लिए बात है। और सामंतवाद का मतलब है कोई ऊंचा नीचा हो सम्मान के लिए, और किसी के पास विशेष अधिकार ना होने चाहिए। तो इसमें जो समाजवादी हैं ये कैसी बात करते हैं, ये बात करते हैं स्त्रियों के शोषण की, स्त्री के शोषण की, निम्न जातीय शोषण, निम्न जाति के शोषण की, और क्या है, और धार्मिक शोषण। धार्मिक कह सकते हैं, अल्पसंख्यक भी कह सकते हैं, अल्पसंख्यक के शोषण की बात है। अल्पसंख्यक के शोषण का मतलब है कि जो देश में जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यकों के लिए कोई समस्या पैदा ना करें, आज़ादी मिल जाए और ऐसा ना हो कि बहुसंख्यकों के हाथों में सत्ता चली जाए और वो अल्पसंख्यकों को इग्नोर करने लगे और उनको संसाधनों से दूर कर दें या उनके निर्णय लेने के अधिकार से अलग हो जाएं। तो इसलिए अब ये तो हमें मिल गया कब, अंग्रेजों से मुक्ति मिल गई 1947 में, अंग्रेजों से मुक्ति मिल गई 1947 में, और पूरी तरीके से व्यवस्था से भी मुक्ति मिल गई 1950 में। तो 1950 में पूरी तरीके से ये आंदोलन सफल हुआ। लेकिन इसके लिए हमने क्या रखा, इसके लिए संविधान में हमने फंडामेंटल राइट्स रखे। इसके लिए हमने संविधान में क्या रखे, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स को प्राप्त करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स के पीछे का आधार क्या है, यही तो है कि पूंजीवाद बहुत ज़्यादा प्रभावी ना हो, उद्योगवाद बहुत ज़्यादा प्रभावी ना हो। यानी कि उद्योगपतियों का मतलब यह है कि जो उत्पादन है वो अधिकतम लोगों के हाथों में पहुंचे। सामंतवाद को समाप्त करना है, अंग्रेजी सिस्टम समाप्त हो ही गया है, स्त्रियों के शोषण को समाप्त करना है, निम्न जाति व्यवस्था का अनुच्छेद 17 है ना, अस्पृश्यता का अंत किया गया है, ऐसी अल्पसंख्यकों के लिए बात कही गई, अनुच्छेद 29-30 है आपका। ठीक है, तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स में ये बातें दी गई हैं और सामाजिक न्याय की स्थापना करने की कोशिश की गई है। ठीक है, देख लीजिए इस चीज को। ठीक, अब लिखिए, अब देखिए इक्वलिटी, न्याय हो गया, अब आइए इक्वलिटी पे, अब आइए इक्वलिटी या समता, इक्वलिटी या समता। इक्वलिटी कैसी है, दो प्रकार की है, एक प्रतिष्ठा की, एक है आपकी प्रतिष्ठा, एक है आपकी प्रतिष्ठा और एक है आपका अवसर। क्या हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों में क्या सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए सभी को कैसी इक्वलिटी, कैसी समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को बनाए रखने के लिए, फिर स्वतंत्रता की बात करेंगे तो ये क्या प्रतिष्ठा क्या होता है, स्टेटस, स्टेटस, और ये क्या होता है, अपॉर्चुनिटी, और ये क्या है आपकी अपॉर्चुनिटी। तो स्टेटस कब होगा, जब सम्मान मिलेगा सबको। क्या है ये सम्मान का अधिकार है, ये है सम्मान का यह है सम्मान का अधिकार। और ये किसका अधिकार है, अवसरों में भागीदारी, ये अवसरों में भागीदारी की बात करता है, ये अवसरों में
भागीदारी की बात करता है, अनुच्छेद 16 है ना। लोक नियोजन में समानता का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 16 ही तो है। अनुच्छेद 14, 15, 16 ये सब क्या है, समता के अधिकार के लिए ही तो है। अवसर की अनुच्छेद 16 कहता है सीधा सीधा। तो अपॉर्चुनिटी यानी कि जब सरकार कोई अवसर निकालेगी तो उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब समान रूप से भागीदारी अपनी शो कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें सम्मान का अधिकार है। ठीक है, बिल्कुल वही न्याय की बात है जैसे सोशल जस्टिस है, बिल्कुल वही। ये इकोनॉमिकल जस्टिस है और ये सोशल जस्टिस है। इसे इसलिए अलग लिखा गया है जिससे इसको और अच्छे से डिस्क्राइब किया जा सके, क्योंकि ये समता के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको समता मिल जाए तो स्वतंत्रता और न्याय तो अपने आप आपको मिल जाता है। ठीक है, जब आपको सम्मान मिल जाएगा और अवसर की भागीदारी मिल जाएगी तो फिर न्याय तो हो गया अपने आप ही, और स्वतंत्रता भी मिल जाएगी। तो इसमें समानता का अधिकार स्टेटस को और किसको, अपॉर्चुनिटी को प्रदर्शित करता है। देखो इसमें हम कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे कि भारतीय संविधान में भारत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने समता को सबसे बड़ा लक्ष्य माना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी समता को सबसे बड़ा लक्ष्य माना है, सबसे बड़ा लक्ष्य माना है। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने भी समता को सबसे बड़ा लक्ष्य माना है, क्योंकि समता के अधिकार से क्योंकि समता के अधिकार से प्राप्त क्योंकि समता का अधिकार प्राप्त होने से न्याय और स्वतंत्रता दोनों ही प्राप्त हो जाती है। न्याय और स्वतंत्रता दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही है कि समता सबसे बड़ा लक्ष्य है, और उसी ने भी ये भारत में समता लक्ष्य होना ही चाहिए। कारण क्योंकि समता आ जाएगी तो समता में क्या मिल जाएगा, स्टेटस मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्या मिल जाएगा आपको, न्याय मिल जाएगा आपको, और स्वतंत्रता मिल ही जाएगी। जब आपको स्टेटस मिल जाएगा, सम्मान का अधिकार मिल जाएगा, अवसरों में भागीदारी मिल जाएगी, तो न्याय तो हो गया, स्वतंत्रता भी हो गई। तो इसलिए भारत के संविधान में समता के लक्ष्य को सबसे बड़ा माना गया है। अर्थात समता के अधिकार को मिल जाने से न्याय और स्वतंत्रता दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसमें मेंस में क्वेश्चन भी बन सकता है सीधा कि समता के अधिकार के प्राप्त होने से किस प्रकार से न्याय और स्वतंत्रता स्थापित हो जाती है, स्पष्ट कीजिए। सिंपल सा सवाल है, आप इसे ऐसे लिख के आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। दो अधिकार हो गए आपके जो लक्ष्य हैं संविधान के, यही पढ़ रहे हैं ना हम, संविधान की प्रस्तावना में संविधान के लक्ष्य, पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, पहला न्याय, समता और स्वतंत्रता, जस्टिस क्या, इक्वलिटी, और क्या है, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, स्वतंत्रता है आपकी 5 प्रकार की। कौन कौन सी स्वतंत्रता है, देखिए 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था एवं उपासना। आस्था और उपासना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। विचार किसे कहते हैं, आइडिया को। अभिव्यक्ति किसे कहते हैं, अभिव्यक्ति किसे कहा जाता है, राइट टू स्पीच, एक्सप्रेशन। और विश्वास किसे कहते हैं, बिलीफ,
विश्वास, बिलीफ, और ये क्या है, आस्था, ये फेथ है, और ये क्या है, वर्शिप, और ये क्या है आपका, वर्शिप। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, कौन कौन सी, आइडिया, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। ठीक है, इन्हीं को हमें पढ़ना है अभी इस क्लास में कि किस प्रकार से संविधान ने इसे हमें दिया है और कैसे हम फ्री आइडिया, फ्री एक्सप्रेशन, फ्री बिलीफ और फ्री फेथ और फ्री वर्शिप में कैसे काम करते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं आगे। चलिए, यहाँ लिखते हैं स्वतंत्रता, यहाँ लिखते हैं स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कैसी, सबसे पहली स्वतंत्रता कैसी है, विचार की, विचार, और विचार का मतलब क्या है, आइडिया, विचार का मतलब क्या है, आइडिया, आइडिया की स्वतंत्रता। अब आइडिया का मतलब क्या है, देखो आइडिया किससे आता है, इनर वॉइस से। आइडिया किससे आता है, इनर वॉइस से, और इनर वॉइस का मतलब क्या है, आइडिया किससे आता है, इनर वॉइस से। और इनर वॉइस का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा इनर वॉइस का मतलब है आंतरिक आवाज, इसे कहेंगे आंतरिक आवाज। इनर वॉइस अर्थात आंतरिक आवाज, और फिर इनर एक्नॉलेजमेंट होता है, यानी कि स्वयं से जुड़ना। इनर एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है, स्वयं से जुड़ जाना। ठीक है, तो आंतरिक इनर वॉइस, दूसरा है इनर इनर एक्नॉलेजमेंट, स्वयं से जुड़ना। और इसके बाद क्या उत्पन्न होता है, इसके बाद आती है फीलिंग्स, इसके बाद आती है फीलिंग्स, संवेदना, इसके बाद फीलिंग्स आती है, संवेदना। तो फीलिंग्स, संवेदनाएं जो होती हैं वो इमोशंस नहीं होते, इमोशंस अलग हैं, फीलिंग्स अलग होती है। ठीक है, इमोशंस में और फीलिंग्स में बहुत छोटा सा अंतर होता है, और संवेदना उससे अलग होती है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है थॉट, थॉट, और थॉट से ही क्या बनता है, थॉट से बनती है थिंकिंग, थॉट से क्या बनती है, थिंकिंग, और थिंकिंग से क्या बनता है, आइडिया, और थिंकिंग से क्या बनता है, आइडिया, इसे कहते हैं विचार। ठीक है, और यही आइडिया क्या बनता है, यही आइडिया किस में बदल जाता है, आइडियोलॉजी में, यही किस में बदल जाती है, आइडियोलॉजी, विचारधारा। तो भारत के संविधान में विचार की स्वतंत्रता या विचारधारा की स्वतंत्रता दी गई है। तो इनर वॉइस का मतलब क्या है, स्वयं से जुड़ना। इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे या इसे हम कैसे बताएंगे, इनर वॉइस यानी कि स्वयं से जुड़ना, स्वयं से जुड़ना। तो जब स्वयं से जुड़ना संभव हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, इनर वॉइस। ठीक है, और ये क्या है, इनर एक्नॉलेजमेंट, जब स्वयं से जुड़ने का अनुभव होने लगे, जब स्वयं से जुड़ने का अनुभव होने लगे तो उसे क्या कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, और फीलिंग्स क्या है, जब स्वयं से जुड़ने को हम प्रस्तुत कर दें किसी चीज को तो उसे संवेदना कहते हैं, और वही क्या है, थॉट बन जाता है, और थॉट से थिंकिंग आती है, थिंकिंग से विचार डेवलप हो जाता है, इसे कहते हैं विचार की स्वतंत्रता। ठीक है, इसे कहते हैं आइडियाज, अर्थात संवेदनाओं के माध्यम से जब आप किसी चीज को प्रस्तुत करते हैं तो वो क्या है, वही विचार होता है। ठीक है, हम इस क्लास को यहीं रोकते हैं। नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अगली क्लास में लेकर आएंगे आपको स्वतंत्रता के जो 5 पार्ट बचे हुए हैं सारे के सारे। नमस्कार, धन्यवाद।